अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पहले हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया, फिर उसे तहलील करने का फैसला किया, फिर उसके असासे मुंजमद करने का ऐलान किया और अब हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक में फिर से मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल से अब तक मुज़ाकरात के 2 राउंड हो चुके हैं, जबकि तीसरा राउंड अब से कुछ देर में होना है। पहले पंजाब हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, अब वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात करेंगे। इतवार की सुबह लाहौर में सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस और कलअदम तहरीक लब्बैक के कारकुनों में तसादुम हुआ। तहरीक लब्बैक ने DSP समेत 16 पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा कर लिया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर मुज़ाकरात के बाद उन्हें रिहा किया गया। लाहौर वाक़े पर आज मजहबी जमातों ने हड़ताल की कॉल दी। मुख्तलिफ शहरों में कारोबार मुअत्तिल रहा, कुछ इलाकों में एहतजाज भी हुआ। गुज़िश्ता रोज़ से सूरत हाल कशीदा होती गई और आज बाकायदा वज़ीर आज़म इमरान खान को कौम से खिताब करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। TLP का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो, सिर्फ हमारा तरीकाकार फ़र्क है। TLP ये कह रही है जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए जाए। क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा। आज़ादी के राय पे नाम पे वहां उन्होंने ये एक आज़ादी राय का इशू बनाया हुआ है। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। जुर्म कहीं और हो, हम अपने ऊपर खुद को हमला कर दें, ये कौन सी अकल और समझ है? इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली भी बताई। अब एक 50 मुसलमान मुल्क मिलके ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिलके उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीजें नहीं खरीदेंगे। इसका असर होगा। इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूं। मैं ही इस कैंपेन को लीड करूंगा, अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूंगा। मगर साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन भी तहरीक लब्बैक के साथ मिलकर इस मामले पर इंतशार फैलाती रही। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। 380 हिंदुस्तान के, इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर होगी पाकिस्तान में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई। किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूं कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, कितनी दफा उन्होंने किसी फोरम में कहा था कि इसने बड़ा गलत काम किया, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। कितनी दफा किसी भी मुसलमान हेड ऑफ स्टेट ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस पे बात की थी, तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। इस वक्त मुल्क को सूरत हाल से निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन का मुत्तहिद होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। वज़ीर आज़म ने इस तकरीर में भी अपोजिशन पर तनकीद कर दी। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से पूछेंगे कि कैसे मुल्क इस सूरत हाल से निकल सकता है। इससे पहले हम आपको दिखा दें कि कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने हुकूमती मौक़िफ़ भी पेश किया और बताया कि मुज़ाकरात और मुफाहमत की क्या पॉलिसी है और कितने राउंड्स मुज़ाकरात के हो चुके हैं।
मिन्नत के साथ, समाजत के साथ जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोशिशें हो सकती थी हमने कर दी। खारिजा पॉलिसी का तयन हुकूमत वक्त और पार्लियामेंट का काम है कि ये करें। और मेरे नबी रहमत का जो शरीयत है वो तो मना करता है कि आप रास्ते पे जनाजा भी नहीं पढ़ सकते, रास्ते को बंद करके 5 वक्ता नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हमारी जो पॉलिसी है वो मुज़ाकरात की है, मुफाहमत की है। रात को भी हुआ है एक दौर, आज सुबह भी हुआ है, रात को इंशाअल्लाह ताला तरावी के बाद तीसरा दौर होगा। कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट की ख्वाहिश के मुताबिक इस सारे मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाए। तो तीसरा दौर मुज़ाकरात का होना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ भी हमारे साथ हो। नून लीग से एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपोजिशन इस सारे मामले पर क्या करेगी? मुल्क के लिए बहुत हसास सूरत हाल है। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, आपकी पार्टी और आप तो खुद ज़ाती तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल का 2017-18 में विक्टिम रहे हैं, मगर अब मसला यह है कि इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए वज़ीर आज़म ने बताया है कि भाई अगर हम इस तरीके से फ्रांस का सफ़ीर निकाल देंगे तो फ्रांस का तो कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी मईशत बैठ जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बैठ जाएंगी, पूरी यूरोपीय यूनियन हमारा बॉयकॉट कर देगी। सब आप ज़ाहिर है ख़ुद भी समझते हैं, मईशत को भी समझते हैं, आप भी समझ रहे हैं इस सारी की सारी सूरत हाल को कि जो आपके साथ हुआ वो पॉलिटिक्स अब नहीं होनी है आगे। अगर हुई तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपके इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान ने ज़रूर बयान दिया, नून लीग की तरफ से नहीं आया। आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत को आपकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है अगर इस मुल्क में आगे चलना है? देखिए शाहजेब, इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़ा है और मैं ये बात बहुत एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि PMLN ने एक बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है। हमें मालूम है आज इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर में कहा कि PMLN भी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रही है, तो मैं उनको अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिचुएशन एक्सप्लॉइट करते हैं वो क्या करते हैं। आप ज़रा 2017 में जाइए और उस वक्त की अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान नियाज़ी साहब और उनके जो आज वज़रा हैं इनके बयानात देखें। और मैं तो पूरा इलेक्शन उस नैरेटिव के ऊपर लड़ा हूं कि जो मेरे खिलाफ मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया था PTI ने, हमारे घरों पे हमले कराए, खुद लीड किए। तो आज मुस्लिम लीग नून ने तो कोई ऐसा पेट्रोल नहीं छिड़का सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तानी किसी का भी खून बहे, चाहे वो शहरी है चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट का कोई फ़र्द है, वो पाकिस्तानी है। और ये एक ऐसा इशू है कि हर मुसलमान के लिए ये ब्लाइंड स्पॉट है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, उनकी शान, उनकी ख़त्म नबूवत, इसके ऊपर हर मुसलमान बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है। लिहाजा हुकूमत ने इस पूरे मसले को जिस तरह हैंडल किया है, वो मैं कहूँगा कि जो उनकी 3 साल की एक नाहली की दास्तान है उसमें एक तसलसल है। मैं आपने जो बात की एम्बेसडर की, क्या जब हुकूमत ये मुआहदा कर रही थी तहरीक लबैक के साथ तो उन्हें ये रैमिफिकेशंस का एहसास नहीं था? अगर ये हुकूमत इतनी लाइल्म थी कि इसको दस्तखत करने के बाद पता चला है, तो वैसे ही इनको मुर्गा बना देना चाहिए कि आप इतने नालायक कैसे हैं कि आपको पता नहीं है कि स्टेट क्राफ्ट के अंदर चीज़ें कैसे चलती हैं और बाद में अब आके ये आप बातें कर रहे हैं। तो आपने तो एक जवाब खुद फराहम किया है। जब आपने मुआहदा कर लिया तो अब जिसके साथ मुआहदा किया है वो तो ये शिकायत करने में हक बजाने में कि आपने उसे पूरा नहीं किया। आपने क्या वजारत खारजा से मशवरा किया था जब एम्बेसडर की आप कमिटमेंट कर रहे थे? क्या आपने मुल्क के दीगर इदारों से मशवरा किया था? आज आप कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में आएंगे, उस वक्त आपको पार्लियामेंट में आना चाहिए था अगर आप संजीदा थे, अगर आप समझते थे कि आपसे कोई ऐसा मुतालबा किया जा रहा है जो पूरा नहीं हो सकता, उस वक्त आप सारी पार्टीज को बुला के उनसे मशावरत करते। आज अगर आपने उलमा को इसमें शामिल किया है तो क्या ये मुज़ाकरात इस एक्शन से पहले नहीं हो सकते थे? आपने क्यों पहले एक्शन लिया, उसके बाद अब मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं? तो ये तो पूरी उल्टी गंगा बह रही है। इट्स लाइक वो कार्ट बिफोर द हॉर्स वाली मिसाल है। तो ये मैं समझता हूं कि हुकूमत ने ऐसे ज़ाहिर हुकूमत से गलतियां हुई और उस गलतियों के बाद इस वक्त हम इस नहज पर खड़े हैं, मगर ये एक बहुत ख़तरनाक मोड़ है।
अब जैसे मरीम नवाज साहिबा ने भी कारमा की बात की, मसला ये है कि इस मुल्क में कारमा घूमकर हर एक के पास आता है। शायद 90 की दहाई की जो आपकी गलतियां थी वो फिर आपके सामने आ गई। तहरीक इंसाफ को लगता था जो आपके साथ कर रहे हैं वो उनके सामने नहीं आएगा, बहुत जल्द उनके सामने आ गया। मगर अगर आज उनके साथ कुछ किया गया तो हो सकता है कि दूसरी जमातों के कल को सामने आ जाए। मगर उस कारमे में मसला यह है कि कारमा इंडिविजुअल जमातों के साथ तो होता है मगर मुल्क के साथ भी दायरे में मुसलसल होता रहता है और मुल्क हमारा पीछे जाता रहता है। मैं आप ही का ट्वीट कोट कर रहा हूं जो बड़ा अहम है कि अवाम को ये कौन बतलाएगा कि रोज़े महशर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या जवाब देंगे। 57 इस्लामी ममालिक की मईशत का हजम $7,500 था, जबकि फ्रांस का तनहा हजम $3,000 था। जर्मनी का $4,500 कैसे था? आलमी सतह पर तहकीक पर अमेरिका 34%, यूरोप 24% खर्च कर रहे थे, तो मुस्लिम ममालिक 2% क्यों खर्च करते थे? तो हमें मजबूत होकर ही दुनिया का मुकाबला करना है। ये नहीं हो सकता जो हो रहा है, और अगर इसके साथ किसी ने भी साथ दिया तो हमारा मुल्क ही पीछे जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा और बजा कहा, और यही वो बात है जो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को एजुकेट करे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे सामने पिछले कई डेकेड्स का मलबा है, जो भी मुस्तकबिल का रास्ता है उसमें हमें कौमी यकजहती की बुनियादों को तलाश करना है। हम मिलकर ही इन मसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर, उन्होंने उसमें गलत बयानी की कि सलमान रुश्दी ने जब किताब लिखी तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने क्या किया है। सलमान रुश्दी ने 1988 में किताब लिखी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में। देखिए ना, जब आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक पोलराइजिंग फिगर है, वो हर चीज़ के अंदर कौम के अंदर महाजराई और तकसीम ही पैदा कर रहा है, तो इन मसलों को तो कोई एक इतना बड़ा पहलवान नहीं है कि हल कर सके। ना कोई एक लीडर, ना कोई एक पार्टी, ना कोई एक इदारा तनहा इन मसाइल को हल कर सकता है। हमें तो इस वक्त यूनिफायर्स की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि जो कौम को यकजा करें। यहाँ तो सुबह शाम कौम को तकसीम किया जाता है, ऐसे तो कोई मसले का हल नहीं ना निकलेगा। साहब मगर फिर मुझे बताइएगा कि क्या इस वक्त हल है? अगर ये मसला पार्लियामेंट में आता है तो फिर नून लीग का क्या रद्द-ए-अमल होगा, किस तरीके से वो इस मामले को डील करेगी? आप खुद भी इस बात को समझते हैं कि ये हल नहीं है कि हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दें, उसके बाद पूरी यूरोपीय यूनियन हम पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दे, हमारी बरामदात बैठ जाएँ, कल को आपकी हुकूमत आएगी इस मसले से नहीं डील कर पाएगी। हम इस मामले में कोई 1 साल पीछे नहीं जाएंगे, 15-20 साल पीछे चले जाएंगे। तो इसका हल क्या है आपकी नज़र में? देखिए, इसका हल तो वही है कि जो हुकूमत खराबी बसियार के बाद अब कर रही है कि आपको डायलॉग ही करना पड़ता है और आपको लोगों को जो मसाइल हैं उनका इदराक कराना पड़ता है। हो सकता है कि एक फरीक जो है उसके सामने तस्वीर का एक रुख हो, पूरा रुख नहीं है। तो ये तो वही तब हो सकता है कि जब कोई ऐसी हुकूमत हो जो डायलॉग पे यकीन रखे, जो इंक्लूसिव गवर्नेंस पे यकीन रखे। यकीन कीजिए कि मैं कन्विंस्ड हूँ कि जितनी देर अब ये हुकूमत है ये पाकिस्तान को मज़ीद पोलराइज करेगी, हमारे मसाइल को मज़ीद ख़राब करेगी। और इसलिए हम कहते हैं कि इमरान साहब को अब समझ जाना चाहिए कि उनकी लिमिट से काम बाहर है। ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस जॉब। उनको इस मुल्क के ऊपर रहम करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और हल कोई नहीं है सिवाय ये कि एक नया आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन हो। खुदा के लिए इस मुल्क को मज़ीद दलदल में ना धकेलें। सब और मगर आप पार्लियामेंट में आप कहाँ खड़े होंगे अगर किसी मुल्क का सफ़ीर बदर करना है इस मामले पर? अगर ये मामला पार्लियामेंट में आता है, नून लीग की क्या पोजीशन होगी इस हवाले से? देखिए, मुस्लिम लीग नून की पोजीशन वही होगी जो मुल्क के और हमारे ईमान के मुताबिक होगी। हम यकीनन इसके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और ना कभी करेंगे। जो हमारे हर मुसलमान का आर्टिकल ऑफ फेथ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी पेश नज़र रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है, और हम कोई ऐसा कदम भी नहीं उठा सकते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क को मज़ीद कमज़ोर करे। वो हमारा ही नुकसान नहीं है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बशारत का भी नुकसान है। तो हमें बहुत ही दानिशमंदी और फरासत के साथ इन मामलात से निकलना है। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ख्याल है कि दानिशमंदी और फरासत के साथ इस सारे के सारे मामले को डील करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अपोजिशन वो किरदार नहीं अदा कर रही है।
हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कर रही है और हुकूमत को कोई वो प्रॉब्लम इस वक्त अपोजिशन की तरफ से नहीं आ रही है जो 2017-18 में हुकूमत को आई थी जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे। ये मामला कैसे मज़ीद आगे बढ़ेगा इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत के मुज़ाकरात होने हैं और इस वक्त उम्मीद है कि मसले का कोई ना कोई हल निकले। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ज़ाहिर है माजी में गलतियाँ हुई हैं, उससे इनकार नहीं है, मगर जो आज वज़ीर आज़म की तकरीर है उसमें उन्होंने वाज़ेह बात बताई है कि जी हमारी मईशत जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती, मगरबी ममालिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फ्रांस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पूरे यूरोप ने हमें बैन कर देना। आपको लग रहा है कोई ना कोई हल निकल आएगा, कोई सियासी मेचोरिटी अक्रॉस द बोर्ड भी नज़र आएगी और इस मामले का हल निकल आएगा? शाहजेब भाई, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हर पाकिस्तानी की ये दुआ है कि जो मुज़ाकरात हैं उनका कोई अच्छा रिज़ल्ट निकला है, क्योंकि मुज़ाकरात के सिवा तो और मुझे कोई दूसरा तरीका दिखाई नहीं देता। जो ताकत का इस्तेमाल है उसका हमेशा माजी में भी नुकसान हुआ है और आइंदा भी नुकसान होगा। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब की तकरीर है, उस तकरीर में मुझे ये लग रहा था कि शायद उन्होंने ख्याल नहीं किया कि जिन पर वो तनकीद कर रहे हैं वो उनके साथ उनकी अपनी हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात भी कर रही है। अब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, कि नवंबर 2020 में और फिर फरवरी 2021 में जो आपकी हुकूमत ने उनके साथ जो दो मुआहदे किए थे, उन मुआहदों में ये नुक्ता सबसे पहले था कि जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको पार्लियामेंट के ज़रिए मुल्क बदर किया जाएगा। अब आपने ये तो आज की तकरीर में कहा कि जनाब ये जो फ्रांस का सफ़ीर है इसको अगर हमने वापस भेज दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो कौम को ये बताना चाहिए था कि फिर अगर आप आज ये बात कह रहे हैं तो जब आप इनके साथ मुज़ाकरात करके मुआहदे कर रहे थे, उन पर दस्तखत कर रहे थे, दो वज़ीर दस्तखत कर रहे थे, उस वक्त ये नुक्ता आपको क्यों समझ नहीं आया? ये बात उनको समझानी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि फिर आप इसी नुक्ते पर ज़्यादा उनकी तकरीर का फोकस था कि हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस नहीं भेजेंगे। तो अब ये बात जो है ये तो मुज़ाकरात में जो आपके नुमाइंदे हैं उनको तहरीक लब्बैक की क़यादत के साथ करनी चाहिए थी। आपने कौम के सामने अपना केस रख दिया और पहले ही कौम को ये बताने की कोशिश की कि हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस नहीं भेज सकते। तो इससे जो फ़रीक़ मुखालिफ है, मेरा ख्याल है कि वो मुश्तिल होगा। और तीसरी बात कि तकरीर में आपको चाहिए था कि अपोजिशन पर आज तनकीद ना करते, क्योंकि जब भी आपका मुज़ाकरात कामयाब होंगे और मुआहदा जो है वो आपने पार्लियामेंट में लेके जाना है तो वहाँ पे आपको अपोजिशन की भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन आपने अपोजिशन की दो पार्टियों पर तनकीद कर दी। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब अगर आज कौम से खिताब ना ही करते तो बेहतर था, और अगर खिताब करना ही था तो कुछ अपने साथियों से मशवरा कर लेते जिनको कम से कम थोड़ी सी सियासी तारीख का पता होता। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कह रहे थे जी कि सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में जो एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था वो 1990 में निकला था और उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, मुजीबुर रहमान शामी साहब को भी याद होगा, ये फरवरी 1989 की बात है और वो जुलूस जब निकला था तो उस वक्त पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी। तो ये इस तरह की जो गलतियाँ हैं, ये इस तरह की नाजुक सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ज़ेब नहीं देती। मेरे ख्याल से वो अगर खिताब ना ही करते तो बेहतर था। शामी साहब, आप क्या समझते हैं? अब ज़ाहिर सूरत हाल ऐसी हो गई है जिसमें गलतियां बिल्कुल हुई हैं, आगे जाके आपको रवैया नज़र आ रहा है हुकूमत का, और वज़ीर आज़म की तकरीर भी थी कि मसला हल हो, और मसला हल कितना लाजमी है कि हो, क्योंकि बाकी मुस्लिम ममालिक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और वैसे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्राइटेरिया ये कैसे हो सकता है कि किसी गरीब का रिक्शा जला दिया जाए? पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत आपको लग रहा है कि निकले इस मामले से, ऐसी कोई सूरत नज़र आ रही है? शाहजेब साहब शुक्रिया। देखें, हर शख्स की ये ख्वाहिश होगी कि ये बहरान जो है ख़त्म हो और हुकूमत उससे सही सलामत बाहर निकल आए। जो हुकूमत के मुखालफीन हैं वो भी यही ख्वाहिश रखेंगे और जो हामी है उनका मामला तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ होगा। लेकिन आप ज़रा ये देखिए कि जो हमने अपना कल्चर बनाया है और जिसमें हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर के तौर पर बराबर के शरीक रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसको हवा देने की कोशिश की है। जब फैज़ाबाद धरना हुआ तो उस वक्त क्या हंगामा बर्पा किया गया, वो सारी तकरीरें आप उठा के देखें और वो सारे जो बयानात हैं, जो फरमूदात हैं शेख रशीद साहब के, इमरान खान साहब के और दूसरे लोगों के, उससे हमने क्या क्या मैसेज हमने दिया है
और क्या हमने किस तरीके से एक लॉलेसनेस जो है उसको फरोग दिया है। हमने सड़कें बंद करना, शाहराहें बंद करना, लोगों को जिच करना और धरने देना और फिर ब्लैकमेल करना और हुकूमतों को घुटने टेकवाना, ये सारे काम तो हमने बड़े दाद दी है, इनकी तालियां बजाई हैं, नारे लगाए हैं, और वो अब हमारा सारा किया धरा जो है अब सामने आ रहा है। आज की अपोजिशन जो है जिस पर वजीर आजम ने तनकीद की है, ये तो बहुत यानी शरीफ अपोजिशन है। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी इस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोई कोशिश नहीं की, और जो मजहबी जमातों के रहनुमा है उन्होंने भी जो गुफ्तगू की है वो पानी डालने की बात की है, मुश्तइल करने की बात लोगों को नहीं की। और वजीर आजम ने फिर भी उन लोगों पर तनकीद की है। उनको ये एहसास नहीं हुआ कि आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं खुद उनके वज़रा इस मुकाम पर लेकर आए हैं, वो सारे अनासर लेकर आए हैं जो इन लोगों की पीठ थपकते रहे हैं, जो एक वक्ती मुफाद के लिए जो कौमी और दूररस जो वो मफादात हैं उनको नजरअंदाज करते रहे हैं। हम ये जत्थे बनाते हैं, उनसे मुफाद हासिल करते हैं और फिर वो हमें निगलने के दरपे हो जाते हैं। तो ये हमें गौर करना होगा, इस पे तौबा करनी होगी, कोई आगे बढ़ना होगा तौबा करके। ये मसला जो था, ये इसको हमने अपना मसला क्यों बनाया? ये आलमे इस्लाम का मसला है। तौहीन रसालत अगर कोई मुल्क इर्तिकाब करता है, उसका कोई ओहदेदार उसको उसकी हौसला अफजाई करता है, तो ये पाकिस्तान का मसला कहां से आ गया? ये मसला जो है सिर्फ एक हुकूमत का मसला कहां से आ गया? ये पूरी आलमे इस्लाम का मसला है। ओआईसी के लेवल पे इसको उठाया जाना चाहिए। हमने अपने सर ले लिया। वज़ीर आज़म ये कह भी रहे हैं कि आगे मैं जो उनका प्लान है उसमें ये बात भी शामिल है कि इस्लामी ममालिक को शामिल किया जाए, मगर उसके लिए बड़ा लाजमी है हामिद मीर साहब के पहले वज़ीर आज़म यहाँ की जो लीडिंग जमातें हैं उन्हें एतमाद में लें। ज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की हद तक उन्होंने वाकई इस मामले में अभी तक कोई वो किरदार नहीं अदा किया जो तहरीक इंसाफ ने 2018 में किया था। मौलाना फजल रहमान साहब ने ज़ाहिर है इस मामले पर जो बयानात दिए हैं वो उतनी मेचोरिटी का उनकी तरफ से नहीं मुजाहरा किया गया है, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ज़रूर मुजाहरा किया है। तो वज़ीर आज़म को अप्रोच करना चाहिए उन्हें और फिर आलम इस्लाम की तरफ भी इस मामले को लेके जाए, पहले इन्हें कॉन्फिडेंस मिले। देखें, जो बात की है ना मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, मैं उससे इत्तेफाक करूंगा और उनकी इजाज़त से बड़े अदब से उसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये अपोजिशन तो बड़ी शरीफ अपोजिशन है। इमरान खान साहब अपने दिल पे हाथ रख के खुद सोचें कि अगर आज वो अपोजिशन में होते और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते और ये सूरत हाल जो लाहौर में पैदा हुई कल, ये सूरत हाल अगर पैदा हो जाती तो इमरान खान साहब क्या करते? यकीनन वो वही कुछ करते जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि उसमें शेख रशीद साहब भी टीएलपी को सपोर्ट कर रहे थे और एजाजुल हक साहब भी सपोर्ट कर रहे थे और भी लोग सपोर्ट कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर अपोजिशन पर तनकीद ना करते तो बेहतर था। अगर आज इमरान खान साहब अपोजिशन में होते तो वो इतनी शराफत का मुजाहरा ना करते जितनी शराफत का मुजाहरा मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने किया है। साहब आप भी बताइएगा, क्योंकि आलम इस्लाम के लेवल पर इस मसले को उठाया जाए उसके लिए बड़ा लाजमी है कि वज़ीर आज़म पहले लीडरशिप का मुजाहरा करते हुए दो बड़ी जमातों के साथ इस मामले पर बात करें, ताकि पार्लियामेंट में अगर ये मामला आता है तो पाकिस्तान का ना नुकसान हो रहा हो, एक ऐसा डिवाइड ना नजर आए जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाए, ऐसे फैसले आ जाए सामने। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, ये हम तनहा तो ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते ना, और ये वजीर आज़म को पहले दिन से ये बात मालूम होनी चाहिए थी, पहले दिन से तहरीक लब्बैक को ये बात समझा देनी चाहिए थी। अब देखिए, आज पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है और वजीर आज़म वहाँ खिताब नहीं कर रहे, वो तकरीर टीवी पर कर रहे हैं। वहाँ जो जमातें हैं वहाँ उनको साथ आप लेके चले, आप उनके साथ मुशावरत करें, ये एक को, और इस मसले को एक इज्तिमाई मसले के तौर पर आगे लेके जाएं। ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर दूसरे मुसलमान मुल्कों से मुशावरत करके पाकिस्तान ना इसका बोझ उठा सकता है। और वज़ीर आज़म ने जो बात की है, जिसमें दलाइल दिए हैं, मईशत की बात की है, अपने नुकसान की बात की है, ये दलील कौन सुनता है? यहाँ ये मईशत में नुकसान हो जाएगा, ये दलील कोई नहीं सुनता। असल बात ये है, आपने जो जज्बात खुद भड़काए हैं, अब वो जज्बात जो भड़के हुए जज्बात हैं वो आपका ताक़ुब कर रहे हैं। तो इसलिए आप सबक हासिल करें, माजी से
अपने रवैयों को बदलें और कोई कंसेंसस पैदा करें। और इस मुल्क में ये सारी जमातें, जो हमारी सियासी जमातें हैं, हमारी मजहबी जमातें हैं, ये किसी ज़ाब्ता अखलाक पर मुत्तफिक हों। ये लॉलेसनेस, ये जहां चाहे आप सड़क बंद कर दें, जहां चाहे लोगों को रोक लें, जहां चाहे ट्रैफिक जैम कर दें, ये मामला खत्म होना चाहिए। लेकिन ये खत्म डंडे से नहीं होगा, गोली से नहीं होगा, धमकी से नहीं होगा, ये बातचीत से होगा, कुछ मोहब्बत से होगा, राब्तों से होगा, एक दूसरे की बात सुनने से होगा, इज्जत करने से होगा और इज्जत कराने से होगा। अगर आप हर वक्त दूसरों को बेइज्जत करते रहेंगे तो लोग भी आपकी बेइज्जती जो है उस पर बहुत खुश होंगे और आपका साथ नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कायम करदा सियासी कमेटी से मुलाकात से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कमेटी से मुलाकात नहीं होगी, बराह रास्त वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, परवेज़ खट्टर, असद उमर, शफकत महमूद और आमिर महमूद यानी शरीक हुए। इजलास में सियासी मामला, जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात और जहांगीर तरीन के हामी अरकान असम्बली के ख़त पर मुशावरत की गई। इसके अलावा जहांगीर तरीन से बातचीत करने पर भी मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन के मामले को देखने का हदफ सियासी कमेटी को सौंपा और इजलास में फैसला किया गया कि सियासी कमेटी के अरकान जल्द जहांगीर तरीन से रब्ता करेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। ज़राए के मुताबिक ये कमेटी वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन में राब्ते का तरीक़ाकार तय करेगी और इसी कमेटी की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन से मुलाकात का फैसला करेंगे। यही कमेटी अरकान कौमी सूबाई असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी काम करेगी। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि शुगर तहकीकात के मामले पर समझौता नहीं करूँगा, मगर जहांगीर तरीन ने सियासी कमेटी से मुलाकात से मुआज़रत कर ली है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि शुगर के मामलात पर समझौता नहीं करेंगे, मगर जहांगीर तरीन ने हफ्ते को कहा कि उनके खिलाफ जो FIR हैं उसमें तो शुगर का कोई मामला ही नहीं है। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है, शुगर माफिया का जिक्र नहीं है, शुगर कार्टेल का जिक्र नहीं है। जो FIR हैं आपके सामने है वो मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाए हुए हैं और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं इसमें से सुरखरू होऊंगा और सब लोगों को आप तो पता लगेगा कि जी ये असल बात क्या थी। और ये जो सारा कुछ पर शुगर माफिया, शुगर क्राइस, शुगर की कीमत बढ़ गई, ये मेरे पे इल्ज़ाम भी अभी तक नहीं लगा 1.5 साल के बाद। इसके अलावा जहांगीर तरीन के साथ खड़े तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज ने फाइनल वार्निंग भी दी और जहांगीर तरीन खुद रिपोर्टर्स को इशारा करते रहे कि उनकी बात सुने। अपने लोगों को इंसाफ के लिए मिल नहीं रहे, इंसाफ जो कि ज़्यादती हो रही है, हम सब समझ रहे हैं जहांगीर खान तरीन से, तो इसके लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मज़ीद आगे ना बढ़ाएं। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के, बड़े आराम के साथ तरीक़े इंसाफ के परचम के नीचे खड़े हैं, लेकिन इस पर अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। हम ये आपको आज आखिरी दफ़ा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए। आखिरी वार्निंग दी गई। इतलात यही हैं कि अभी काबीना में भी इस वक्त 2 ग्रुप बन गए हैं। एक जो इस मामले को हल करने की वज़ीर आज़म को एडवाइस कर रहा है और ये बता रहा है कि ये मामला ख़राब हो जाएगा, और दूसरा ग्रुप है जो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की वज़ीर आज़म से को एडवाइस कर रहा है कि ये आपके जो नारा है एहतसाब का उसके ऐन मुताबिक है, इसलिए इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाइए। देखते हैं हुकूमत इस मामले से कैसे निपटती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और अब और बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की एक और अहम समाअत हुई और समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस रुमरता बंदियाल ने फाइज ईसा से कहा कि आपने जहां से गुज़िश्ता दलाइल ख़त्म किए वहीं से आगाज़ करें। जस्टिस फाइज ईसा ने इस पर कहा कि मैं अपने तरीके से दलाइल दूंगा। जस्टिस रुमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अपनी आवाज़ को नीचा रखें, ये अदालत है। जस्टिस फाइज ईसा ने जवाब दिया कि 2 साल से मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही है। सरीना ईसा ने दलाइल देते हुए कहा कि मरकजी केस के फैसले में 194 बार मेरा और मेरे बच्चों का तज़किरा किया गया।
हम तो मरकजी मुकदमे में फरीक भी नहीं थे। इस पर जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मरकजी मुकदमे में आपकी गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज का कंडक्ट जेर बहस रहा। दरख्वास्त गुजार तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना ही नहीं चाहते थे। इस पर जस्टिस फाइज ईसा अपनी नशिस्त से उठकर रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि मेरे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना जाने से मुताल्लिक बात हकाइक के मुनाफी है। मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस दिया लेकिन मुकम्मल दिफा का हक नहीं दिया गया। मैंने कार्रवाई मुलतवी करने के लिए एक दरख्वास्त भी नहीं दी। मेहरबानी फरमाएं, मेरी अहलिया वकील नहीं है। सरीना ईसा ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मैंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया लेकिन मुझे मरकजी केस का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। इस पर जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि केस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट फराहम करना तो अदालती फैसला मौजूद था। तस्लीम करते हैं कि आप अदालती कार्रवाई के सबब सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। क्या आपने FBI की तरफ से आयद करदा जुर्माना अदा किया? सरीना ईसा ने जवाब दिया कि हमने जुर्माना अदा नहीं किया। जस्टिस उमर बंदियाल ने सवाल किया कि क्या आपने FBI के ऑर्डर को चैलेंज किया? तो इस पर सरीना ईसा ने जवाबन कहा कि जी, हमने FBI के ऑर्डर को मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज कर रखा है। जब गैर मुल्की जायदादें खरीदी गई उस वक्त मेरे बच्चे बालिग थे। सरीना ईसा ने सवाल उठाया कि वजीर आजम इमरान खान क्यों अपनी 3 बीवियों और 3 बच्चों के असासे जाहिर नहीं कर रहे। वजीर आजम इमरान खान आर्टिकल 62 पर पूरा नहीं उतरते। मैं 1982 से टैक्स अदा कर रही हूँ। कमरा अदालत में मौजूद ऐसे कितने अफराद हैं जो 1982 से टैक्स दे रहे हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरीना ईसा से सवाल किया कि FBI रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके बयान में तजाद है। आपका मौक़िफ़ है कि एक बैरून मुल्क जायदाद आपकी है, दीगर 2 जायदादें बच्चों की हैं। FBI कह रहा है कि दीगर 2 जायदादों में भी आप 50% की शेयर होल्डर हैं। इस सवाल का जवाब FBI में नहीं दिया गया। FBI के मुताबिक आपने बच्चों की तालीम के लिए पैसा बाहर भिजवाया था। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि FBI के पास इसका क्या सबूत है? मेरी अहलिया वकील नहीं, उनसे ऐसे सवाल ना पूछें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप मुदाखलत ना करें, आप चुप करके बैठ जाएं। सरीना ईसा ने खुद दलाइल दे रही हैं तो सवाल के जवाब भी देंगी। सरीना ईसा ने अदालत को बताया कि एक बैरून मुल्क जायदाद मेरी है, बाकी 2 जायदादों में शेयर होल्डर हूँ। मैं 100% जवाब दे चुकी हूँ। मेरा मौक़िफ़ कभी नहीं बदला। साबिक चेयरमैन FBI जहांजेब खान को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी ना देने पर ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने शहजाद अकबर की गैर कानूनी फरमाइश पूरी नहीं की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पैसा बाहर जाना साबित हो रहा है तो मकसद मायने नहीं रखता। जैसे याया अफरीदी ने सवाल उठाया कि क्या पैसा तालीम के लिए भिजवाकर फ्लैट खरीदना गैर कानूनी नहीं? तो जस्टिस उमर बंदियाल ने इस मौके पर कहा कि असल बात यह है कि पैसा बैंक के जरिए भेजा गया, हुंडी के जरिए नहीं। फाजिल जज ने सरीना ईसा से मुखातिब होकर कहा कि सारा पैसा आपका था तो बात खत्म होने का मतलब है कि यह नुक्ता मुकम्मल हो गया, केस अभी चल रहा है। जस्टिस उमर बंदियाल के इस बात पर अदालत में कह लगे और सरीना ईसा ने इस्तदा की कि अदालत मेरे मुतालिक फैसले में लिखी गई ऑब्जर्वेशंस हज़फ करे। मैं और मेरे बच्चे जस्टिस फाइज ईसा के ज़ेरे किफ़ालत नहीं। इमरान खान ने भी अहलिया और बच्चों के एहसास ज़ाहिर नहीं किए। टैक्स गोशवारों में सच नहीं बोला। वो बतौर वज़ीर आज़म ओहदे पर कैसे रह सकते हैं? अदालत ने जैसे काजी फाइज ईसा नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी और सरीना ईसा कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगी। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत का मामला दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर गया है। डिवीजन बेंच में इख्तलाफ के बाद अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 जजेस पर मुश्तमिल एक नया बेंच तश्कील दिया है जो 21 अप्रैल को इस केस की दोबारा समाअत करेगा। डिवीजन बेंच के दोनों जजेस के इख्तलाफ के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अब जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जिसमें जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी इस बेंच का हिस्सा होंगे। और अब यह नया बेंच फैसला करेगा कि आमदनी से जायद असासा जात केस में शहबाज शरीफ जमानत के हकदार हैं या नहीं। पहले जमानत की खबर आ गई, फिर जजेस का इख्तलाफ सामने आया और अब एक नया बेंच बना है जो इस बात का फैसला करेगा कि शहबाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।